हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, आज अपन ट्रांसफार्मर का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण यानी कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा यानी कि जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वो विद्युत वाहक बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो देखिए अपन समझते हैं प्रोसेस को। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये प्राइमरी साइड होती है और इसकी सेकेंडरी साइड होती है। ठीक है भाई। यानी कि जो कोर है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है। ठीक है भाई। और ये इसकी सेकेंडरी साइड होती है। द्वितीयक कुंडल बोल रहे हैं इसको। ठीक है। और ये इसकी प्राथमिक कुंडल होती है। ठीक है भाई। जो प्राथमिक कुंडल है उसको आप V1 वोल्टेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? यहाँ पे अपन V1 वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पर जो आपको आउटपुट में मिल रहा है वो आपको V2 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है। प्राइमरी साइड में जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो आपका E1 होगा और जो सेकेंडरी साइड में जो आपका ईएमएफ पैदा हो रहा है वो आपका E2 होता है। ठीक है। प्राइमरी साइड में जो चक्रों की संख्या होती है उसको अपन N1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेकेंडरी साइड में जो चक्रों की संख्या होती है वो आपका N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको इसके बारे में परिचय पता होना चाहिए। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। E1 प्राथमिक कुंडलन में उत्पन्न ईएमएफ। ठीक है भाई। ये होता है E2 द्वितीयक कुंडलन में ईएमएफ होता है। N1 होता है आपका प्राथमिक कुंडलन में वर्तों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कह सकता हूं मैं। ठीक है। N2 होता है द्वितीयक कुंडलन में वर्तों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या। ठीक है भाई। ये जो V1 है आपका, ये होता है प्राथमिक साइड का टर्मिनल वोल्टेज। वोल्टेज होता है ये आपका। ठीक है। ये V2 है आपका सेकेंडरी साइड में जो आपको आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है भाई। ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बारे में एक और होता है पॉइंट, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। फ्लक्स होता है जो कि कोर के अंदर चारों तरफ घूम रहा है, वो फ्लक्स m से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है। एक होता है फ्रीक्वेंसी जिसको अपन आवृत्ति कहते हैं और Hz से रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो भाई, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है E, है ना, वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले आप देखिए, ये निर्भर करता है फ्लक्स के। जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होता है उतना अधिक आपका ईएमएफ पैदा होता है। पहली चीज याद रखेंगे आप। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या। जितना अधिक नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या होती है ईएमएफ का मान उतना अधिक होता है। ठीक है भाई। इसके बाद जो होता है, ये देखिए, तीसरा इसके अंदर होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर नो चेंजेबल होती है, यानी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है। तो यानी से इक्वेशन निकल के आती है कि E बराबर फाई एफ, ये फाई फ्लक्स मैक्सिमम है ना, और एक क्या होता है यहाँ पे N, यानी कि टर्न्स की संख्या। ये होता है फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या। ठीक है भाई। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे एक चीज, जो एसी सप्लाई होती है ना, उसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो 4 बार अपने अधिकतम मान और शून्य मान में पहुंचेगा। ठीक है। यानी कि एक बार देखिए हाईएस्ट गया, फिर शून्य, फिर हाईएस्ट, फिर शून्य, यानी कि 4 बार
वो क्या हो रहा है, एक कुंडली में यानी कि एक टर्न में जो ईएमएफ होता है ना, यानी कि जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो 4 बार हो रहा है, अभी समझिए, ठीक है। तो मैं इसको डिनोट करता हूँ 4 से, ठीक है। और जो ईएमएफ होता है ना, ये एवरेज मान होता है, ठीक है। इसको जब मैं फॉर्म फैक्टर से गुणा करता हूँ, यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यानी कि 4 इंटू 1.11, ये 1.11 क्या है, फ्रॉम फैक्टर, क्या होता है, फ्रॉम फैक्टर होता है। तो यहां जगह से एक समीकरण निकल के आती है, ई बराबर 4.44 फाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या। देखिए, जो प्राइमरी साइड में ईएमएफ पैदा हो रहा है, यानी कि प्राइमरी साइड में जो विद्युत वाहक पैदा हुआ, ये क्या होता है, 4.44 फाई मैक्सिमम, एफ से फ्रीक्वेंसी और N1 से प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या, यानी कि इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह सकता हूं। ये क्या होता है भाई, E2, यानी कि सेकेंडरी साइड में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ 4.44 फाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या, ये होती है आपकी समीकरण नंबर 2, ठीक है। जब मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के अंदर संबंध स्थापित करता हूं, तो क्या निकल के आता है भाई, यहाँ पे क्या किया मैंने, E1 अपॉन E2 इक्वल टू 4.44 फाई मैक्सिमम F1 N1, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया मैंने, 4.44 फाई मैक्सिमम F और N2, ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ जगह से एक संबंध निकल रहा है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये प्राइमरी साइड में बराबर है और सेकेंडरी साइड में भी बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ जगह से क्या निकलता है, ये जो E1 होता है ना, ये E1 अपॉन E2 और ये N1 अपॉन में N2 निकल के आता है, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहलाता है, ठीक है। ये बराबर करते हैं के, यानी कि E1 अपॉन E2 N1 अपॉन E2 इक्वल टू के। ट्रांसफॉर्मर रेशियो परिभाषा कैसे देता हूं, प्राइमरी साइड में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ सेकेंडरी साइड में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहेंगे। अगर मैं टर्न्स के अकॉर्डिंग लूंगा इसको, तो प्राइमरी साइड के टर्न की संख्या का अनुपात, सॉरी, प्राइमरी साइड में टर्न की संख्या और सेकेंडरी साइड में टर्न की संख्या के अनुपात क्या कहते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है भाई, जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में है, जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होता है, तो ये जो E1 होता है ना, ये E1 किसके बराबर होता है भाई, ये V1 के बराबर होता है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। और जो E2 होता है, ये किसके बराबर होता है, V2, यानी कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि एक संबंध और निकलता है, E1 अपॉन E2 V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन में N2 निकल के आता है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, देखो अभी समीकरण क्या निकल के आ रही है, E1 अपॉन E2 और N1 अपॉन N2 V1 अपॉन में V2, ये निकल के आया है, ठीक है। और ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो का अनुपात होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे N2 का मान N1 के मान से अधिक है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और यहां पर जो ट्रांसफार्मर रेशियो का मान होता है ना, वो 1 से क्या होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक है। अगली कंडीशन देखो, N2 लेस देन N1, तो ये क्या होता है आपका, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रेशियो का मान होता है ना, वो 1 से कम होता है। ये क्या होता है भाई, ये होता है ट्रांसफार्मर रेशियो का मान, ठीक है भाई। ये ध्यान रखेंगे, ट्रांसफार्मर रेशियो का मान यदि 1 से अधिक है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर रेशियो का मान यदि 1 से कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। यहां से एक संबंध और निकालते हैं अपन, करंट व वोल्टेज में संबंध।
ट्रांसफार्मर के करंट और वोल्टेज संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है भाई, पावर जो होती है ना P1 इक्वल टू P2, यानी कि प्राइमरी साइड की पावर और सेकेंडरी साइड की पावर का जो मान होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इंटरचेंजेबल होता है। जानते हैं दोनों साइड में जो पावर होती है ना वो बराबर होती है, यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, P बराबर V अपॉन I1 और यहाँ से क्या होगा V अपॉन में I2। ठीक है भाई, यानी कि V अपॉन में V2 और I2 अपॉन में I1। इस प्रकार से आपका करंट और वोल्टेज में संबंध यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, यानी कि वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट और वोल्टेज का संबंध क्या होता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जो संबंध होगा आपका V1 अपॉन V2 होता है और I2 अपॉन में I1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण संबंध थे जो करंट और वोल्टेज, ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या के जो होती है ये आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा आप आज के लेक्चर में समीकरण को अच्छे से समझ पाए होंगे और आपस में इनके बारे में जो संबंध होता है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में अपन इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।